अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था रीनल सिस्टम का अब हमने जो है ये वाली फिगर करनी है कंसेप्ट के लिए। सबसे पहले ये देखें इस साइड पे कि अब हमारे एंटीबॉडीज़ एंटीजन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, हमने सारा वो ट्रिपल जो बैरियर था वो हमने देख लिया था कि एंडोथेलियम से बना हुआ था, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और जो है हमारा क्या था, पोडोसाइट्स थे। ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या कि इनके अगेंस्ट कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस बन के आके इनको अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने या वहाँ जाके बने या उधर से सर्कुलेट करके ब्लड से आके वहाँ पे आके बैठ गए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता है कि उसकी वजह से फिर क्या होता है, कीमोटैक्सिस होती है। हमारे वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो जो है फेगोसाइटोसिस वगैरह करवाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके अलावा हमारे लाइसिस ऑफ द सेल्स करवाता है। अब खुद ये बात सोचें कि हमारी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ये जो सारे काम हैं ये अगर वहाँ पे उस एरिया में स्टार्ट हो जाएं, किडनी के जो 3 हमने चीज़ें पढ़ी हैं मेन, उनको अटैक करना शुरू कर दें, अब वो चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाएगी इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, किडनी डिजीज़ आएंगी। ठीक है, सो इनकी जो बेसिस है वो आपको यही समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले ये 2 काम हो सकते हैं। या तो हमारी सर्कुलेशन के अंदर पहले ही एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस बने हुए थे। ठीक है, और वो आके हमारी उधर आके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, उस फिल्ट्रेशन बैरियर के ऊपर। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि हमारे जो है उधर जाके वो कॉम्प्लेक्सेस मतलब सिर्फ एंटीबॉडी थी और एंटीजन पहले से ही हमारी जो है उस मेम्ब्रेन के ऊपर थी। ठीक है, फिल्ट्रेशन बैरियर के ऊपर थी और वहाँ पे वो एंटीबॉडी जाके बैठी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सेस पहले वाले प्री फॉर्म भी हो सकते हैं और वहाँ जाके भी बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। या दूसरा काम ये हो सकता है कि हमारी जो एंटीबॉडी है वो सिंपली उस जगह को जाके अटैक करना शुरू कर दे। ऐसे भी हो सकता है, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने भी नहीं हैं और फिर भी इंजरी हो रही है। ठीक है, 2 तरह से हो गया, या तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनने की वजह से इंजरी होगी या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बने तो उसकी वजह से इंजरी होगी। ठीक है, सो ये आपने 2 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन गए और फिर इंजरी हुई। तो इसमें ये सबसे पहले मैंने बताया कि ये देखें आपको रेड कलर की एंटीजन्स नज़र आ रही हैं और वाई शेप्ड आपको जो है एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं। ये डिपोजिशन हो जाती है सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऐसे जो पहले से सर्कुलेशन में घूम रहे थे, अब वो जाके किडनी के उस वाले पार्ट में जाके डिपॉजिट हो गए। अब 2 काम हो सकते हैं, या तो वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स बनाएं ये वाले इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, या वो सब एंडोथेलियम कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। अब याद ऐसे ही रखना है कि जो सब एंडोथेलियम है मतलब उन्होंने एंडोथेलियम के नीचे, मतलब ऐसे याद रखें बाहर की तरफ, एंडोथेलियम के बाहर की तरफ क्या थी, एंडोथेलियम थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, पोडोसाइट्स थे। अब एंडोथेलियम के बाहर की तरफ अगर वो सब एंडोथेलियम डिपॉजिट्स बनाते हैं तो वो एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स पर आए, मतलब वो क्या करें कि जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट्स बनते हैं तो उसको हम सब एपिथेलियल कहते हैं, और अगर हमारी एंडोथेलियम के बाहर डिपॉजिट्स बनते हैं तो उसको सिंपली हम क्या कह देते हैं, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के। अब ये जो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है ये रेड कलर की, ये आपको जो है एंडोथेलियम नज़र आ रही है, मैंने लेबल भी किया। उसके बाद ये GBM है, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पिंक कलर की, और जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आके कहाँ पे हो रहे हैं, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। इट मींस दैट ये हमारी सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, तो ये सब एपिथेलियल हो गई। तो ये एक हो गया। दूसरा ये देखें, ये वाली आपके पास पिक्चर है साथ जो दिखाई हुई है, इसमें देखें ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के डिपॉजिट्स हैं, ये हमारे पास जो एंडोथेलियम है उसके नीचे बाहर की तरफ जो है आके डिपॉजिट हो रहे हैं, इनको हम सब एंडोथेलियल कहते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि मेसेंजियम, जो हमने मेसेंजियम डिस्कस की थी, उस वहाँ पे जाके ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाए। अल्टीमेटली इन तीनों के बाद क्या होगा, सब एपिथेलियम हो या सब एंडोथेलियल हो या मेसेंजियल हो, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास जो है जो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस मतलब ये कि जब हम इनके अंदर मतलब इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन चीज़ों को इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं, तो इसमें हमारे पास वो चमकती है जगह। ठीक है, जब वो चमकती है तो हमारे पास ग्रैनुलर अपीयरेंस देती है। तो
ग्रैनुलर अपीयरेंस तब आती है जब हमें उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ठीक है। सो जब भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वाले बने होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आएगी। सो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी जगह यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि इन सीटो बाइंडिंग हुई हुई है एंटीबॉडीज़ की विद और विदाउट द इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अब जिस केस में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कह देंगे, और जिस केस में इम्यूनो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा उस केस में हम उसको कह देंगे वो देगा लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ये बातें क्यों ज़रूरी हैं? ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि आगे हम जितनी भी डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ। जिन डिजीज़ में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम उनकी जो माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स में, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी में हम लिखेंगे प्रॉपर के जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बना होगा हम वहाँ लिखेंगे कि ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देयर विल बी ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा हम वहाँ पे लिखेंगे कि देयर विल बी लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस बिकॉज देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें देखें एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स हो रहा है वो पोडोसाइट्स के ऊपर हो रहा है एक तरफ, ठीक है। पोडोसाइट्स के ऊपर एंटीजन्स पड़ी हुई थी, एंटीबॉडीज़ आके उसके ऊपर बैठ गई, ठीक है। तो ये हुआ, उसको हम कहते हैं सब एपिथीलियल। सब एपिथीलियल क्यों कहा? अगेन कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बन रही है, इस वजह से। अगर ये एंडोथीलियम के बाहर की तरफ होती तो उसको हम सब एंडोथीलियल कहते हैं, ठीक है। सो ये सब एपिथीलियल हो गया। ये भी हमारे पास ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगी, क्यों? क्योंकि ये भी इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रही है एंटीजन एंटीबॉडी। फिर हमारे पास जो लास्ट वाली है जो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देती है, उसमें जो केस आता है ना वो आता है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ग्लोमेरुलर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होगी, ठीक है। सो ये आपके पास नज़र भी आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडीज़ आकर लग गई हैं। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते, इस वजह से हम इसको लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है इसको हम लंपी बम्पी भी कहते हैं, ठीक है। लंपी बम्पी मतलब इसमें ग्रैनुलर सा बम्पी सा मास बना होता है। और कुछ ये हमारे पास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो हमारे पास सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं ना उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है, और जो सब एपिथीलियल वाले होते हैं ना उनमें जो है नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता, ठीक है। तो आपने बात जो याद रखनी है वो ये कि गुड पास्चर सिंड्रोम इज़ द टाइप ऑफ एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, गुड पास्चर में जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अल्टीमेटली इन सब डिजीज़ में होगा क्या, इसमें हमारे ट्रिपल फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो ख़राब हुआ होगा, और हमारी जो मतलब डिफरेंट डिजीज़ मैनिफेस्ट करेंगी, और अल्टीमेटली जो है वो किडनी डिसफंक्शन हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज़ जो हमारे पास बैरियर था वो मेंटेन नहीं रहा हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। इसमें हम जो है ना 5 चीज़ें देखेंगे। जब ये 5 चीज़ें, ये 5 करैक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आएंगी ना तो उस डिज़ीज़ को हम नाम दे देंगे कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। वो कोई भी डिज़ीज़ हो, किडनी की कोई भी डिज़ीज़ हो जिसमें ये 5 चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी, हमने उसको आंखें बंद करके कह देना है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले है प्रोटीन यूरिया, कि जो हमारे जो है जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 3.5 ग्राम्स, ठीक है। 3.5 ग्राम्स याद रखना है, 3.5 ग्राम से ज़्यादा पर डे, ठीक है। मतलब 24 आवर्स में अगर किसी पर्सन के यूरिन में 3.5 ग्राम्स से ज़्यादा जो है ना प्रोटीन्स आ रही हैं तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें भी अभी हमने देखनी है, ठीक है। सो ये प्रोटीन यूरिया होगा 3.5 ग्राम से ज़्यादा का, ठीक है, 24 आवर्स में। फिर दूसरा आता है हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। मींस दैट कि जब प्रोटीन्स लॉस होगी, अल्टीमेटली जो हमारी प्रोटीन होती है ना सबसे ज़्यादा लॉस होने वाली वो एल्ब्यूमिन होती है। तो जब एल्ब्यूमिन लॉस होगी तो अल्टीमेटली पेशेंट को जो है वो सिम्टम आ जाएगा हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, एल्ब्यूमिनीमिया। तो ये भी 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होगा एल्ब्यूमिन बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड चीज़ है एडीमा। पेशेंट के अंदर हमें एडीमा नज़र आएगा, ठीक है। उसकी सारी जो है वो बॉडी जो है वो एडिमेटस हुई होगी, जनरलाइज्ड एडीमा होगा लेटर स्टेजेस में, ठीक है। फिर हमारे पास होता है हाइपरलिपिडीमिया, मतलब प्रोटीन्स तो पेशेंट की कम हो रही हैं, बॉडी से निकलती जा रही हैं, लेकिन हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है। मींस दैट कि लिपिड्स का लेवल पेशेंट के सीरम के अंदर स्टिल ज़्यादा है,
ठीक है, और पेशेंट के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये जो 5 चीज़ें हमने देखी हैं ये क्यों होती हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है इसमें कि क्यों प्रोटीन्स हमारी बॉडी से निकल रही होती हैं, क्यों एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, क्यों एडिमा हुआ होता है, क्यों लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है और क्यों पेशेंट के अंदर कोगुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी स्टोरीज़ कुछ यूँ है कि जो हमने ट्रिपल फिल्ट्रेशन बैरियर देखा था ना, जिसमें एंडोथीलियम थी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और फाइनली हमारे पास पोडोसाइट्स थे। तो इसमें होता क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कि वो जो हमारी ट्रिपल फिल्ट्रेशन बैरियर होती है वो मेंटेन नहीं होती। ठीक है, उसमें जो हमारे पोडोसाइट्स होते हैं वो किसी भी वजह से क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो जो हमारे प्रोटीन्स जो थी वो फ़िल्टर नहीं कर रहे थे, ब्लड से निकल के यूरिन में जाने नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि वो बैरियर ख़राब हो गया, इजीली हमारी प्रोटीन्स जो हैं वो निकल के यूरिन में आना शुरू कर देंगी। ठीक है, सो इस वजह से पेशेंट को प्रोटीन यूरिया होगा। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया इस वजह से होगा क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोटीन्स निकल रही हैं। प्रोटीन्स निकलने की वजह से 2 काम होते हैं, एक ये कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और दूसरा ये कि जो हमारी एंटी थ्रोम्बिन 3 होती है वो भी ब्लड से निकल के बाहर यूरिन में आ जाती है। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 निकल गई है तो आपको पता है एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या होती है, ये हमारी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अब खुद सोचें कि ब्लड से जो है वो बॉडी से एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकल गया है, ठीक है, जिसने हमारी कोगुलेशन को रोकना था, लिमिट रखना था, अब वो बाहर निकल गया है। तो अल्टीमेटली जब ये प्रोटीन का लॉस होगा तो बॉडी के अंदर जो है हाइपर कोगुलेबल स्टेट आएगी। ठीक है, जो क्लॉट्स होंगे वो बनना शुरू कर देंगे और पेशेंट्स को जो है इस तरह के केसेस आएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोटीन्स निकली, ठीक है, प्रोटीन यूरिया हुआ जिसमें उसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिया भी हो गया और हाइपर कोगुलेबल स्टेट भी होगी। फिर हमारे पास होता है एल्ब्यूमिन निकलने के मसले। जब एल्ब्यूमिन निकल जाता है ना तो आपको पता है ये हमारी ब्लड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ था इसने। अब जब ये निकल जाता है तो वो जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं रहता और पेशेंट को एडिमा हो जाता है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर जब मेंटेन नहीं रहता तो सारा जो फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल से लीक आउट करके बाहर इंटरस्टिशियल में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडिमा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया की जो कंफर्म पता नहीं है हमें कि किस वजह से होता है और कोलेस्ट्रॉल क्यों इन पेशेंट्स का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ इन्होंने थेरीज़ बताई हुई है। पहली थेरी ये होती है कि जब प्रोटीन्स लॉस हो जाएंगी तो उसकी वजह से जो लिपिड्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और वो हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग बताते हैं कि होता क्या है कि जब हमारी प्रोटीन्स बॉडी से निकल जाती हैं ना तो लिपोप्रोटीन्स भी निकल जाती हैं ना, लाइपोप्रोटीन्स, तो हमारे जो लिवर होता है ना वो कहता है कि क्या एल्ब्यूमिन भी निकलता जा रहा है, एल्ब्यूमिन का लेवल भी कम हो गया बॉडी में और जो है लिपोप्रोटीन्स का लेवल भी कम हो गया है, तो अब ना मैं ज़्यादा बनाना शुरू कर देता हूँ इनको। ठीक है, तो आपको पता है ना लिवर ही बनाता है ये सारी प्रोटीन्स। अब लिवर जो होता है वो इन प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर देता है, तो जब वो प्रोटीन्स बना रहा होता है साथ साथ वो लिपिड्स को भी ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। प्रोटीन्स तो निकल रही हैं बाहर, वो तो फिर भी कम ही रहेंगी, लेकिन लिपिड्स जो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे उसकी वजह से फिर हाइपरलिपिडीमिया और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर रहा होता है, लिवर लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में। सो इन पेशेंट्स का जो लिपिड का लेवल होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो 350 मिलीग्राम से ज़्यादा हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी हैं डिजीज़ेज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, जो हमने डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं आपकी बुक में जो दी हुई हैं। सबसे पहली है आपकी मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है, फिर आपकी है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, ठीक है, इसके अलावा आपकी है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और फाइनली आपके पास जो है 5th नंबर पे है IgA नेफ्रोपैथी। तो ये सारी एक्चुअली डिजीज़ हैं 5, ठीक है, जो आपने पढ़नी है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंडर आती हैं। मीन्स दैट क्या मतलब इन डिजीज़ को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्यों इनके अंदर हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी जो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, हाइपोएल्ब्यूमिया हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा, ओके, उसके बाद जो है वो एडिमा होगा और हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी, हाइपर लिपिडीमिया होगा, हाइपर जो है वो मतलब कोगुलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा। तो ये सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें ये सारे सिम्टम्स, सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं, इस वजह से
हम इनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑडियो से हम जो है ना इन डिजीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे।